हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट संकल्प में। देखिए, अभी रिसेंटली एफआरओ के रिज़ल्ट आने वाले हैं। एफआरओ एसीएफ जो भी जेपीएससी में एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो इन्वायरमेंटल साइंस रखने वाले हैं ऑप्शनल में, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में, तो उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली कि इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 40 मार्क्स के, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं दोनों पेपर में जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है और उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं उसको, ठीक है। तो दो पेपर है जैसा कि आप जानते हैं जो भी ऑप्शनल रखेंगे। तो एक तो इन्वायरमेंटल साइंस का ऑप्शनल पेपर 1 है और ईवीएस का एक पेपर 2 है, ठीक है। हम दोनों में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट जिससे बिल्कुल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और उन टॉपिक्स को देखिए, मैं कहता हूं कि हर टॉपिक को आप करें, हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करें। लेकिन ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ना, इनको ऐसा कर लें कि बिल्कुल पानी कर लें आप, ठीक है ना, जिससे कि आपको एग्जामिनेशंस में अगर वो क्वेश्चंस आ जाएँ तो आपका उत्तर सबसे बेहतर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आपको देखिए रिटन एग्जामिनेशंस में औरों से कुछ हट करके कुछ एक्स्ट्रा जो है एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं टीचर्स के हाथ से जो है, और मार्क्स जो है दिलवा लेने के लिए। तो इसके लिए हम आपको वो टॉपिक्स बताने वाले हैं। चूँकि सिलेक्टिव टॉपिक्स रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इन्हीं टॉपिक पर आपको बिल्कुल निर्भर नहीं हो जाना है, ठीक है। इनको और अच्छे से कर लेना है, बस ये कहना है मेरा। साथ ही साथ हमारे जो है नोट्स प्रिपरेशन का काम कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी आपके लिए अवेलेबल होगा। आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पेपर 1 में जैसा कि आपको पता है कि 4 सेक्शन है, और जो पहला सेक्शन है वो बेसिक कंसेप्ट पर आधारित है, फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरनमेंट है वो बेसिकली। और उसमें जो पहला टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। 4 तरीके के जो स्फीयर हैं हमारे जो पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में, उन स्फीयर से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट टॉपिक को आप समझने में परेशान ना हो। ये जो इम्पैक्ट्स हैं जो मैन इन्वायरमेंट पर डाल रहा है, और कुछ इम्पैक्ट्स है जो इन्वायरमेंट मैन पर डाल रहा है, ठीक है। तो दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं, हाँ। लेकिन इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो देखिए, आदमी, मानव जो इम्पैक्ट डाल रहा है पर्यावरण पर, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है इमिशन कर रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रह सकते हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कंबाइन करते हुए, इंक्लूड करते हुए ये क्वेश्चन रह सकता है। लेकिन इसमें जो पहला सेक्शन है, ठीक है ना, जो फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरनमेंट है ना, उसमें 3 तरीके के पीरियड्स हैं, ठीक है। एक है पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक है। एक है पीरियड ऑफ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है। और एक है पीरियड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों पीरियड्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, और पढ़े ही नहीं बल्कि कंसेप्ट इसमें क्लियर करें आप अपना, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी रहेगी तो थोड़े से अगर डायनेमिक क्वेश्चंस भी बने तो आप इजीली कैपेबल होंगे कि उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आप डायनेमिक थोड़ा सा बने, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, अध्ययन थोड़ा सा डीप करें, विभिन्न तरीके के क्वेश्चंस को जांचें पड़तालें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं विस्तार से एक एक चीज़ आपको बता सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए, जो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग है उससे रिलेटेड क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जा सकता है, प्रोबेबली वो हम कर सकते हैं ना। तो इससे ये पूछा जा सकता है कि उस समय के मानव की जीवन शैली, बेसिकली ये पूरा पाषाण काल से रिलेटेड था, पत्थरों का जो काल था। तो ये पूछा जा सकता है कि इस काल की विशेषताएं क्या थीं, ठीक है। तो विशेषताएं बहुत सारी थीं, जैसे पत्थरों का इस्तेमाल करना, खाना बदोश जीवन, है ना, स्थानांतरण, खेती, बहुत सारी चीज़ें थे। पत्थरों के औजार और पत्थरों पर निर्भरता थी, प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता थी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो इससे ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे टेक्निक पूछे जा सकते हैं कि उस समय के पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का जो कालखंड था, उसमें जो है मानव ने कौन कौन से टेक्निक सीखे थे औजार बनाने के। औजारों का डिफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, विभिन्न प्रकार के औजारों की व्याख्या करिए, ये से भी पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है डायमेंशन, कि भारत में कौन कौन से स्थल हैं जहाँ से ये अनुमान प्राप्त होता है, ये ज्ञात होता है कि मानव, मतलब कि वहाँ से ये साक्ष्य मिलते हैं, पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग के कालखंड के साक्ष्य मिलते हैं। तो बहुत सारे साक्ष्य हैं, जैसे भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी की घाटियों के इर्द गिर्द वो अवशेष पाए गए हैं। तो बहुत सारे डायनेमिक क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरीके से आप ये तीनों को कंप्लीट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा टॉपिक में। दूसरा टॉपिक है इकोसिस्टम का।
देखिए इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट है, फूड चेन है, फूड वेब है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम, सब टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है इसमें प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम के बाद न्यूट्रेंट साइकिल है, पोषण चक्र, कैसे पोषण चक्र जिसमें कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र, जल चक्र, जो भी पोषण है उनका चक्र ये रूप कैसे आपके इन्वायरमेंट में चलता है वो पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे ये टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम एंड देयर प्रॉब्लम्स, ये भी है। इसके साथ ही साथ इसमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी है, यानी पारिस्थितिक असंतुलन, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं इसको, ये जो इकोसिस्टम का टोटल टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी टॉपिक मैंने अभी डिस्कस किया, जो भी आपके सिलेबस में कंप्लीटली आपको करना होगा, इसमें आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन तो आपको 40 मार्क्स के बन ही रहे हैं, बस इतना जान लीजिए आप, इस टॉपिक को आपको एकदम रगड़ के करना है कंप्लीट। ठीक है, तीसरा नंबर टॉपिक जो है इसमें वो है नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज में इसमें दिया हुआ वाटर, वाटर, लैंड, सॉइल, मिनरल्स, है ना, और जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इन रिसोर्सेज का स्टेटस क्या है अभी भारत में, और इनका कंजर्वेशन के क्या क्या प्लान्स है, कैसे कंजर्वेशन इसका किया जा सकता है, ये टॉपिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन इसी में एक टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। मीन टू से नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर पारंपरिक, जिसको कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल मतलब नवीकरणीय, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जो भी आप देख रहे हैं सोलर स्टेट, सोलर, इसमें सोलर पैनल्स आते हैं, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, साथ ही साथ आपका जो है बायोमास एनर्जी वगैरह हो गया, भूतापीय, जियोथर्मल एनर्जी, तो वो सब क्या नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेपीएससी मेंस में भी पूछा जा चुका है, और इससे रिलेटेड आपके 40 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकते हैं और बनेंगे। तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेपर 1 का टॉपिक नंबर 3 है उसमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आपको कर लेना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ चौथा नंबर है इसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंट पॉल्यूशन, देखिए एनवायरमेंट पॉल्यूशन में कौन कौन से पॉल्यूशन है, तो एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन है, ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, इसके साथ ही साथ मैरीन है, समुद्री प्रदूषण, और एक पॉल्यूशन है, ठीक है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, एक थर्मल है, थर्मल पॉल्यूशन। देखिए सब अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन इसमें आप एयर कर लें। एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड रिसेंटली जो पिछला जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो जनरल साइंस का पेपर 6 का जो टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस से ही रिलेटेड है, तो उसमें जो है ये एयर पॉल्यूशन पूछा गया 32 मार्क्स में। तो इसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। वाटर से भी बन सकता है, सॉइल से भी बन सकता है, नॉइज़ से बनना मुश्किल है, मरीन से बन सकता है, ठीक है, थर्मल से भी बनना मुश्किल है लेकिन बन सकता है। तो इसको आप कर लें, 40 मार्क्स में बनाने की कोशिश कर लें। इसके साथ ही इसमें जो टॉपिक इंक्लूड है आपके सिलेबस में वो है सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉल्यूशन इन अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड रूरल एरियाज़ ऑफ इंडिया, यानी सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या है प्रदूषण के किन किन एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे 4th नंबर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉल्यूशंस है उससे एक पॉल्यूशन बन सकता है। अब आते हैं हम पेपर 2 में। पेपर 1 में 4 टॉपिक था, ठीक है ना, 4 टॉपिक हो गया। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का, ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, यानी जो वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरणीय समस्याएँ हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्रीन हाउस गैसेस से ये होता है, तो ग्रीन हाउस गैसेस है इसमें, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। तो इसको आप कर लें, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इससे क्वेश्चन कंबाइन करके बन सकता है कि ग्रीन हाउस गैसों से के उत्सर्जन से कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उससे कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी व्याख्या करिए। क्या क्या कारण है इसके पीछे, इन गैसेस के पीछे इनके स्रोत क्या हैं, इन पर नियंत्रण के उपाय क्या हैं, इनके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, बहुत सारे डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो आप इसको आप कर लें, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद एसिड रेन है, ठीक है ना, एसिड रेन है, एसिड रेन को भी आप कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिड रेन के बाद है इसमें एल नीनो है,
एल नीनो, ठीक है, एल नीनो भी पूछा जा सकता है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एल नीनो के बाद में है ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन कर लीजिए, इससे क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है ना। ये एक वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दा है, ऐसा मुद्दा है जिससे क्वेश्चन बनते आए हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ ओजोन लेयर डिप्लेशन के बाद में क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन से क्वेश्चन बन सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद लेकिन डिजर्टिफिकेशन है, तो डिजर्टिफिकेशन से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, 40 मार्क्स में, इससे कर लें। इसके बाद है सैलिनाइजेशन, लवणीकरण, उससे भी बनने के चांसेस है लेकिन उतना प्रोबेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है लवणीकरण के बाद में हैबिटाट एंड डाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन 40 मार्क्स में, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हैबिटाट एंड डाइवर्सिटी लॉस, इससे भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपके टॉपिक्स हैं आगे वो आपका केमिकल एंड रेडिएशन हजार्ड्स हैं, जिसमें से एक भोपाल गैस ट्रेजेडी है और एक चेरनोबिल डिज़ास्टर है, तो उससे उम्मीद कम है। चेरनोबिल से हालांकि पूछा जा सकता है लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसी में 5 एक्ट्स हैं, ठीक है ना, 5 एक्ट्स, 5 तरह के इसमें कानून हैं। उन कानूनों में से 1-2 कानून तो बिल्कुल पूछे जा रहे हैं, आप उसको कर लीजिए, ठीक है ना। तो 5 एक्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो 1972 का कानून है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद 1974 का जल प्रदूषण वाला, उसके बाद 1980 का वन संरक्षण वाला, 1981 का वायु प्रदूषण वाला, और उसके बाद में 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इन 5 एक्ट्स में से एक एक्ट बन रहा है, आप कर लीजिए 5 एक्ट को बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इतना शॉर्ट हो गया ना आपके लिए, ठीक है। इसके बाद जो इसमें दूसरा टॉपिक है, ठीक है ना, इसमें जो दूसरा टॉपिक है EVS पेपर 2 में, वो कौन सा है, आइए हम देख लेते हैं। तो इसमें दूसरा टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, कि एनवायरनमेंट से पब्लिक हेल्थ का क्या कनेक्शन है, पब्लिक हेल्थ को कैसे इफेक्टेड कर सकती है एनवायरनमेंट, ठीक है, उसमें। तो इसमें पहला टॉपिक है मेजर फूड, एयर एंड वाटर बॉर्न डिजीजेज ऑफ मेन एंड एनिमल्स, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है सिविक सेंस एंड पर्सनल हाइजीन इशू। सिविक सेंस मतलब नागरिक बोध यानी नागरिक कर्तव्य क्या क्या होते हैं, और पर्सनल हाइजीन इशू यानी व्यक्तिगत स्वच्छता वाला जो प्रोग्राम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद लेकिन इसी में जो दूसरा नंबर में टॉपिक है वो कौन सा है, हेल्थ हजार्ड्स इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल। ये इम्पॉर्टेंट है कि कृषि कीट नियंत्रकों में, कृषि कीट नियंत्रक जो होते हैं, है ना, एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल, पेस्टिसाइड्स जिसको कहते हैं, उससे हेल्थ का क्या खतरा है, हेल्थ पर क्या खतरे हैं, ह्यूमन हेल्थ पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और इसी में फिर एक टॉपिक है और वो टॉपिक है हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, ठीक है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, इससे बन सकता है भारी धातु विषाक्तता, इससे भी 40 मार्क्स में बन सकता है। तो ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर जो टॉपिक है ना वो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, यानी EIA, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इससे तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, गारंटी, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास जो हम ला रहे हैं बोर्ड पे आपके लिए वो EIA ही है, ठीक है, आप हमसे जुड़िए, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। चौथा नंबर जो टॉपिक है EVS पेपर 2 में वो क्या है, वो है बायो रिमीडिएशन, है ना, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसमें पहला है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बन सकता है मे बी। इसके बाद लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एकदम आंख बंद करके आप इसको करिए और बहुत अच्छे से इसका आंसर प्रिपेयर करिए आप। ये क्वेश्चन आ रहा है, उम्मीद है, 100% उम्मीद है। ये JPSC में भी पूछा जा चुका है 32 मार्क्स में, इसके ये 40 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसके प्रोसेस क्या है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बाद इसमें जो टॉपिक है, तो पहला तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर है, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, और फिर है मैनेजमेंट ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यानी पॉप्स जिसको कहते हैं शॉर्ट में, जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषक हैं, उससे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। पॉप्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, पॉप्स हो गया। इसके बाद इसमें टॉपिक क्या है, गंगा एक्शन प्लान है, ठीक है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है, और कॉस्ट इफेक्टिव एबेटमेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, यानी लागत प्रभावी
जो तकनीक हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से चौथे नंबर टॉपिक से EVS पेपर 2 का ये 3 आप बहुत अच्छे से करें, ठीक है। बेसिकली ये 2 बहुत अच्छे से करें, ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल लॉज एंड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, ठीक है। यानी सतत विकास के लिए कौन कौन से पर्यावरणीय नीतियां हैं भारत में, ठीक है। ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन 40 मार्क्स का बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक टॉपिक। इसके बाद जो इसमें टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल एथिक्स, यानी पर्यावरणीय नैतिकता, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तीसरा टॉपिक है इसमें ह्यूमन राइट इश्यूज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लाइफस्टाइल, उससे भी क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। उसके बाद है इसमें टॉपिक, ठीक है, HIV एड्स, ठीक है। इसमें एक बीमारी को भी शामिल किया, HIV एड्स, इससे क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। इसी में एक और लास्ट टॉपिक है और वो है मिशन लाइफ, इससे भी क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। मिशन लाइफ क्या है? एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए, एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए एक कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, और एंटोनियो गुटेरेस जो कि UNO के महासचिव है वो भी आए थे। गुजरात के केवड़िया से इसका स्टार्टिंग हुआ था। मिशन लाइफ मतलब छोटे छोटे जो व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे प्रयास जो पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे अगर पंखा आप रूम में नहीं है तो बंद कर दें, AC को कम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा ना रखें, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे, जैसे वो कंज्यूम एनर्जी को कम करे, लाइट वगैरह की ज़रूरत जब ना पड़े तो बंद कर दें, वगैरह वगैरह करके एनर्जी सेव करें, जिससे इन्वायरमेंटल पर जो है प्रभाव कम पड़े। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर करें, अच्छे से करें 40 मार्क्स के लिए। चूँकि देखिए लड़के मुझसे पूछ रहे थे कि 40 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने सोचा कि एक डिस्कस कर दूं आपके सामने, और इन सभी का क्लास भी हमारा आएगा, ठीक है। और इन सभी का क्या बेसिकली हम चाहेंगे कि हर चीज़ का क्लास आपके पास लेके आएँ। हाँ, हमारा नोट्स भी जो है आपके लिए एकदम प्रिपेयर्ड है और PDF में कन्वर्शन का काम चल रहा है, अंतिम पड़ाव में है, बहुत जल्दी आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.